हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे एमियंस। क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया, शानदार, हर्ष पुष्ट और आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे क्लास 12th विश्वास बैच में, जिसमें हम लोग वन शॉट के थ्रू हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और उसी में आज बारी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज टाइम बेस्ड डेटा। ये चैप्टर अपने आप में एक सिंगल यूनिट है जो हमारी 6 मार्क्स की है और बहुत ही इजी टू स्कोर। ये 6 नंबर है। 6 नंबर ऐसे जिसमें हर बच्चा आराम से बढ़िया स्कोर कर सकता है। अब इसमें बेटा हमारे को अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि टाइम सीरीज होती क्या है, जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या बातें, और इससे हमारे को एक दो एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, है ना। इस चैप्टर से एमसीक्यू हर बार आ रहा है और इजी एमसीक्यू आ रहा है जो आपको थ्योरी से कवर अप हो जाता है। फिर हमारे को मेन जो इस चैप्टर में बात करनी होती है वो ट्रेंड एनालिसिस की बात करनी होती है। और ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमारे पास दो मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो दोनों में जो जो क्वेश्चंस की वैरायटी पॉसिबल है, जिस तरह से हमारे पास आते हैं, वो सब आपके वन शॉट में डिस्कस करी जाएंगी। और आपके पास नहीं 6 नंबर बहुत इजी है स्कोर करने का, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो इसमें मार्क्स कटवा के आए। बहुत इजी टू स्कोर है। एंड बेटा इसके जो भी हमारे क्लास नोट्स हैं वो आपको हमारे पीडब्ल्यू की ऐप पर मिलेंगे। आपको विश्वास बैच में एनरोल करना है, वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, 0 रुपीज की पेमेंट है, वो आप करके आप अपने बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के जो भी वन शॉट और इंपॉर्टेंटली जो रिवीजन सेशन आ रहे हैं उन सब के क्लास नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल मैथ्स का रिवीजन सेशन हुआ है, बहुत तगड़ा सेशन हुआ है, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करे हमने उसके अंदर पीवाईक्यूज की फॉर्म में। तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं जो डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं या फिर डिफरेंट स्कूल्स में प्री बोर्ड में आए हुए हैं। बट वो आपको एक्सेस कहां पर होंगे, बैच में ही होंगे। तो उसके लिए आपको विश्वास बैच एनरोल करना पड़ेगा। और आगे आने वाले भी हमारे पास बेटा जितने भी रिवीजन सेशन है, जैसे अभी 30 जैन को हमारे पास नंबर्स क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और इनइक्वालिटीज वाली यूनिट जो 11 नंबर की है, उसका हमारा रिवीजन सेशन होने वाला है। तो वो भी 4-5 घंटों में बहुत बढ़िया तरीके से, इन डेप्थ तरीके से रिवाइज करके सारे पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। तो बढ़िया लेवल की बेटा आपकी तैयारी रहने वाली है, तो मिस नहीं करना है किसी ने। फिर ऐसे ही हमारे पास 2 फेब को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 8 फेब को सबसे इंपॉर्टेंट आप सबके लिए संडे का दिन है, फंडे बनाएंगे उसको कैलकुलस के साथ। फिर यही टाइम बेस्ड डेटा और एलपीपी को एक साथ रख के, और लास्ट में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। तो आपके रिवीजन सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एग्जाम डेज पे भी जो हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे उसके जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। बट उन सबको एक्सेस करने के लिए आपको बैच पर जाना पड़ेगा, नोट्स को एक्सेस करने के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम बेस्ड डेटा विद टाइम सीरीज करेंगे। बट उससे पहले टाइम सीरीज की थ्योरी, थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं। टाइम सीरीज का जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि भैया हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड न्यूमेरिकल डेटा, मतलब कि हमारे पास डेटा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो कह रहे हैं टाइम सीरीज द सीक्वेंशियली रिकॉर्डेड न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स फॉर अ गिवन वेरिएबल अरेंज इन अ सक्सेसिव ऑर्डर टू ट्रैक वेरिएशन। क्योंकि हम वेरिएशन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। कि भी जैसे एग्जांपल जो हमारा सेल्स का चल रहा है, कि अगर किस साल हमारे पास कितनी सेल रही है और उस साल क्या हमारे पास क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर था, क्या ट्रेंड था, उसके बेसिस पर क्या सेल का आउटपुट निकला है, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर एक साल सेल बहुत अच्छी हुई है तो अगले साल क्या वो सेल आगे और बढ़ती गई है, या कहीं पर डाउनफॉल आया है, या कहीं पर स्टेगनेंट हुई है। ये आप डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जो करा होता है उसको एनालाइज करते हैं, है ना। और जो डेटा को रिकॉर्ड करने का काम है वही हमारे पास क्या है, टाइम सीरीज फॉर्मेशन का पार्ट है। बट हमारे को यहां पर डेटा एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पर हमारे पास अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ डाटा ऑन द मेजर ऑफ टाइम। और टाइम मेजर एनी मेजर हो सकता है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, वीकली, डेली, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। तो जब डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो, है ना, मतलब ये नहीं कि भैया पहले 2012 का लिख दिया फिर 2008 का लिख रहे हो। ऑर्गेनाइज होना चाहिए वो, कि पहले आपने फरवरी की सेल लिख रही है फिर आप जनवरी की सेल लिख रहे हो, नहीं, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइम सीरीज को जब हम बोलते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ टाइम का मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो टाइम सीक्वेंस है वो आपके पास ऑर्गेनाइज होने चाहिए। करेंगे स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं हम लोग, है ना, पैटर्न रिकॉग्निशन में यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, अर्थक्वेक पर आप यूज करते हो प्रेडिक्शन में अंदर, और सबसे जरूरी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब जगह यूज करते हो। यार अब आपको याद होगा या याद क्या आप लोग ऑब्जर्व करते ही होगे कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तब भी तो हम लोग सब कुछ टाइम पर ही बात करते हैं कि भैया क्या टाइम है आपके जन्म का,
है ना, फिर उस पर वो लोकेशनल फैक्टर भी आ जाता है, बट हम भी सिर्फ टाइम के ऊपर बात करेंगे। जब शादी के लिए कुंडलियां मिलाने जाते हो, कई बार होता है ना कि मिनट अगर आगे पीछे हो गए तो उसके हिसाब से भैया लग्न में गड़बड़ हो जाती है कि कुंडलियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, तो लग्न मुहूर्त भी बोलते हैं इसको। तो वो भी भाई क्या है, टाइम के प्रिडिक्शन के ऊपर ही तो सारा एनालिसिस है कि आपकी कुंडली में क्या हो रहा है। वेदर आप भाई आप चेक कर रहे हो कि यहाँ आपको घूमने जाना है कश्मीर, क्या क्या वेदर है, आपको जाना है 1 महीने बाद, तो वहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ 1 महीने बाद इस लोकेशन का क्या वेदर अपडेट है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एनालिसिस किया होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की 10 साल से फरवरी के महीने में, है ना, कश्मीर का क्या डेटा रहा है टेम्परेचर का, उसके बेसिस पर उन्होंने अगले वाले जो फरवरी है उसका आपको प्रेडिक्शन दे रखा है। वो एक्यूरेट नहीं होता, वो प्रेडिक्शन होता, बट इट इज नियर टू द एक्यूरेसी। कई बार बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी आने को मिलती है, तभी तो हम बोलते हैं कि यहां पर हमारे पास वेरिएशन आ सकती है ना। आप अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, भाई जब बताते कि भैया इस साल इतना सारा पानी से खतरा होगा, है ना, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, और आपने देखा कि इस बार तो क्या बाढ़ आई है हर जगह। अब जैसे कह रहे हैं कि भैया 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स नेचुरल डिजास्टर्स काफी होंगे। तो प्रेडिक्शंस हैं, वो प्रेडिक्शन भी किस बेस पर आई है, टाइम सीरीज के बेस पर आई है। तो ये सारा हमारे पास टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट रहता है कि जहां पर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो ऑन एनी मेजर ऑफ टाइम। फिर कह रहे हैं कि इन टाइम सीरीज डाटा जनरली एग्जिबिट रैंडम फ्लक्चुएशन। ऑब्वियस सी बात है कि भैया टाइम सीरीज है तो उसमें फ्लक्चुएशंस आती ही हैं। कई बार जिस साल आप सेल सबसे लीस्ट प्रेडिक्ट कर रहे होते हो उसी समय सेल सबसे ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन इंडस्ट्री में जब एजुकेशन घुसी तो इतना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि सब लोगों का जो पैटर्न था वो ऑफलाइन की तरफ था कि भैया कौन ऑनलाइन पढ़ता था। सीए जैसे कोर्सेज के लिए फिर भी थोड़ी बहुत, नॉट ऑन लार्ज स्केल, बट थोड़ी बहुत आपकी सैटेलाइट क्लासेस चलती थी। बट 9th 12th के बच्चों के लिए तो हमेशा से ऑफलाइन ही ऑप्शन था। जो ऑनलाइन कर भी रहे थे वो एक लिमिटेड रीच थी, और वो भी एज अ सेकेंड ऑप्शन होता था ऑफलाइन के बाद। बट कोविड आया और ऐसी फ्लक्चुएशन है कि आज हम और आप ये बात साथ कर पा रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी रैपिडली ग्रोथ हुई कि किसी ने सोचा ही नहीं था। भाई किसी ने सोचा ही था कि पीडब्ल्यू जैसी कोई कंपनी बनेगी, है ना, जिससे बच्चे इतना प्यार करेंगे, जो इंडिया की यूनिकॉर्न बन जाएगी। तो भैया ये हमारे पास क्या है, फ्लक्चुएशन ही तो है टाइम सीरीज के ऊपर बेस्ड, है ना। The time series may show gradual shifts to relatively higher or lower values over a longer period of time। तो जितना आप टाइम ज्यादा रखेंगे उसमें जो ग्रोथ है वो कम ज्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएशंस मिल सकती है। तो द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड ट्रेंड। बट अगर हमारे पास कोई फ्लक्चुएशन एक पैटर्न में चल रही है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरा बिजनेस है, सपोज करो किसका, मेरा बिजनेस है सपोज करो क्या बोलते हैं उसको, सपोज करो पटाखे बनाने का। तो यार मुझे पता है कि पूरे साल में मेरे पास सेल नहीं होगी इतनी, हाँ, बट जैसे ही दिवाली का सीजन आएगा तो मेरे पास क्या होगी, मेरी बम्पर इतनी सेल होगी पटाखों की कि मेरे पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। कि भैया दिसंबर से अपना अक्टूबर से लगा लो आप, या सितंबर से लगा लो दिसंबर तक, कि शादियों का सीजन भी होता है, वहां पर भी पटाखे खूब जलते हैं, है ना, गुरु पूरब आता है उस पर भी पटाखे खूब जलते हैं, दिवाली पर भी पटाखे खूब जलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि एक सीजनल काम हो गया। विंटर की क्लोथ्स हो गए तो ऑब्वियस सी बात है मई जून में तो विंटर की क्लोथ की सेल नहीं होगी, वो सारी सेल कब होगी आपकी, सितंबर ऑनवर्ड्स होनी शुरू होगी। सेम जो गर्मियों के कपड़ों की जो सेल है वो सर्दियों में नहीं होगी, वो विंटर अपना मई में होगी, है ना। तो दैट मीन्स हमारे पास सीजन के हिसाब से चेंज होता है, तो ये भी एक ट्रेंड होता है हमारे पास। फिर कुछ चीजें होती है जैसे शेयर बाजार है कि भैया कोई स्टॉक आया तो पहले तो खूब ऊपर हाइप जाता है, कई बार स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर गिरना शुरू होता है, फिर एकदम से पड़ता है। तो दैट मीन्स कि जब मैं अगर 1 साल के पीरियड से ज्यादा की बात करता हूं तो जो हमारे पास फ्लक्चुएशन एक पैटर्न में ऑसिलेशन में चल रही है, उतार चढ़ाव के साथ चल रही है, तो उसको भी हम बोलते हैं कि भैया जो ट्रेंड है वो साइक्लिकल चल रहा है ना, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, मतलब वो उतार चढ़ाव के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो पीरियड ऑफ टाइम में भी हम टेक्निकली भी बात कर रहे हैं इसकी कि 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। तो हमारे पास 4 ट्रेंड है बेटा। एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो मतलब 3-4 साल के बाद ट्रेंड देखा गया है
वो हो गया। जैसे हमने, अगर मैं बोलूं कि फैशन इंडस्ट्री में देखेंगे आजकल, जैसे जो खुली खुली पैंट पहनने का ना, बैगी पैंट्स पहनने का जो ट्रेंड आया है, वो एक्चुअली में 1970 80s का ट्रेंड था। अगर आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे तो वहां पर हीरो ऐसे बेल बॉटम खुली खुली पैंट्स पहनते थे। बीच में जैसे क्रॉप टॉप का ट्रेंड आया था, तो क्रॉप टॉप भी पहले चलते थे बट वो ट्रेंड फेल हो गया। फिर डेनिम जैकेट्स का बीच में बंद हो गया था ट्रेंड, वापस से डेनिम जैकेट का ट्रेंड शुरू हो गया, लेदर जैकेट्स का ट्रेंड वापस आ रहा है। तो जैसे फैशन इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रेंड बनता है, फिर वो डाउन होता है, वो उस तरह से चलता है। तो वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कि एक भैया पैटर्न बन गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे साल में ये ट्रेंड देखा गया है। फिर साइक्लिकल ट्रेंड कंपोनेंट, जो मैंने वैसे आपको बता रहा हूं कि अगर एक साल से ज्यादा का पीरियड है और ऑसिलेशन में चल रही है चीजें, उतार चढ़ाव, जैसे शेयर मार्केट बेस्ट एग्जांपल रहता है इसका, तो वो साइक्लिकल कंपोनेंट हो जाता है। सीजनल कंपोनेंट हो गया हमारा, जैसे दिवाली पे बताया मैंने आपको, पटाखों की सेल हो गई। विंटर में जो ऊनी कपड़े हैं, है ना, जो वार्म क्लोथ्स है, उनका हो गया। जो आपके पास स्विम वियर है वो आपकी समर में चलती है। ऑब्वियसली बात है, विंटर में तो कोई स्विम वियर रहेगा नहीं ज्यादा। विंटर में कौन यहाँ पर स्विमिंग करने जा रहा है, पहले तो ये बताओ। यहाँ हमारे गधे जो हैं वो नहा ले, वो बहुत बड़ी बात है। हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक नहाते नहीं है, कह रहे सर ठंड बहुत है, पानी को कौन वेस्ट करे। हाँ बेटा, पानी नहीं बचा रहे तुम खुद को बचा रहे हो आलसपने से। इरेगुलर कंपोनेंट, इरेगुलर कंपोनेंट कि कई बार कुछ चीजें जो होती हैं वो प्लान नहीं होती। सपोज करो, जैसे हमने बोला सबसे बड़ी एग्जांपल कोविड आ गया। कोविड इस इरेगुलर कंपोनेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भैया आपने प्लान ही नहीं किया था ऐसा कुछ कि कोविड आएगा, तो पूरा बिजनेस इंडस्ट्री उलट पुलट होगी, है ना। ऑनलाइन का ऐसा राइज हुआ जो आज तक चला आ रहा है, वो कब तक चलेगा नहीं पता, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनेगा हमारे पास, है ना। कुछ जो हमारे पास बिजनेसेस थे जो कोविड में डाउन हुए, बट कोविड के खुलते ही एकदम से ऊपर हो गए, फिर थोड़े टाइम बाद फिर कुछ डाउनफॉल आ गया। इस तरह से भी आपने देखा है, तो वो साइक्लिकल में आ गया। सीजनल और बात कर ली हमने। बट इरेगुलर क्या है कि भैया कुछ जैसे कोविड आ गया, वो हमारे पास क्या है, इरेगुलर कंपोनेंट है ना। अब कहीं पर अर्थक्वेक आ गया तो वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद होगी, है ना। या फिर कोई अगर आपकी कंपनी है, आपकी कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी, फैक्ट्री में आग लग गई, पूरा प्रोजेक्शन जो आपने किया था, ट्रेंड वेंड निकालना था, वो सब फेल। जब फैक्ट्री में ही आग लग गई तब उसके ट्रेंड का आप करोगे क्या। तो यहां पर कुछ ही हमारे पास कंपोनेंट्स है जो टाइम सीरीज में शिफ्ट लेकर आते हैं, फ्लक्चुएशंस लेकर आते हैं डेटा के अंदर, ठीक है। तो इन चारों ट्रेंड के बारे में हमें पढ़ना है। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि दो मॉडल है, एक होता है एडिटिव मॉडल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल क्या कहता है कि हमारे पास सभी जो चार कंपोनेंट है वो उनका एडिशन जो है वो तैयार करता है आपके पास ओवरऑल किसको, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ट्रेंड को, कि जो टोटल ओवरऑल ट्रेंड्स हैं वो एडिटिव मॉडल कहता है कि चारों कंपोनेंट्स के एडिशन से बनते हैं। और जो मल्टीप्लिकेशन ट्रेंड है या मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है वो कहता है कि जो हमारे पास ओवरऑल जो टोटल ट्रेंड निकल के आता है वो इन्हीं का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, कि ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। यहां पर बोलता है कि सारे फैक्टर्स आपस में ऐड होते हैं और फिर वो ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। हमारे लेवल पर यहां पर सिर्फ इनकी डेफिनेशन है। अब ये कैसे ऐड होते हैं या कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये आप अगर स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में कुछ हायर लेवल पर पढ़ाई करते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। अभी हमारे यहां पर सिर्फ हमें याद रखना है कि अगर एडिटिव मॉडल की बात करेगा तो जो हमारे चारों कंपोनेंट है उन सबके एडिशन की बात कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट, टी मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड, है ना, इसको हम लोग सेक्युलर ट्रेंड भी बोलते हैं, इसको आप लोग सेक्युलर ट्रेंड भी बोलते हो। कई बार पूछ लेता है कि सेक्युलर ट्रेंड किसको बोलते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ही हम लोग सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, या फिर सिर्फ ट्रेंड भी बोल देते हैं। तो उसके कंपोनेंट को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सी डिनोट करता है हमारा साइक्लिकल ट्रेंड को, एस डिनोट करता है हमारे पास सीजनल ट्रेंड को, और आई डिनोट करता है इरेगुलर ट्रेंड को, ठीक है। और चारों ट्रेंड होते क्या है इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। फिर कह रहा है कि एमसीक्यू की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है कि जो टाइम सीरीज एनालिसिस है किस में हेल्प करता है, प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। यस, जैसे अगर मेरा वेरिएबल सेल्स है ना, कि मैं सेल का देख रहा हूं कि सेल हर साल क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हर साल सेल जो है वो सेम जा रही है, वो वेरी कर रही है। तो अगर सेल वेरी कर रही है तो वो क्या बनेगा, एक वेरिएबल कंपोनेंट बनेगा। और क्योंकि हम टाइम सीरीज के हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं तो मैं उस वेरिएबल की फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है वो एक्यूरेट हो या ना हो वो तो किसी के हाथ में नहीं, बट हाँ आप एनालिसिस तो कर सकते हैं भाई। जैसे अगर आप अपने पूरे साल में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने ये अपना ट्रेंड एनालाइज करा होगा, यार मैं
स्कूल के प्री बोर्ड में भी, है ना, 75 प्लस लेकर आ रहा हूं, फर्स्ट सेमिनल में, यूटी में भी, तो दैट मीन बोर्ड में मैं आराम से 80 प्लस तो स्कोर कर लूंगा। अभी आपने करे हैं या नहीं करे, पेपर कैसा आया क्या पता, आप 100 आउट ऑफ 100 ही लें, बट आपने अपना रेंज रखा कि भैया 80 के आसपास में नंबर लेकर आऊंगा, कम नहीं बट ज्यादा, बट ये नहीं अगर मैं 80 प्लस बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 के ले ही आऊंगा, बट वो आपका टारगेट है, आप अचीव भी कर सकते हो, बट आपको इतना पता लग गया कि आप 80 से कम नहीं लेकर आओगे, बट हो सकता है कि पेपर का लेवल ही कुछ और आ गया, गड़बड़ कर दी इस बार, या आप बीमार हो गए तो वो 80 से कम आ गए, तो एक्यूरेट नहीं है, वो एनालिसिस है, वो प्रेडिक्शन है। तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, यस कर सकते हैं। आप बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हो इन द पास्ट, यस, क्योंकि मेरे पास डेटा है, तो मैं देख सकता हूं कि किस साल अगर सेल में डाउन आया तो मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूं क्यों डाउन आया, अब गया तो उसको कंपोनेंट को मैं देख सकता हूं, प्लान कर सकता हूं फ्यूचर ऑपरेशंस, बिल्कुल, कि यार जैसे वेदर फोरकास्ट है, आपने जाना है घूमने कश्मीर में, आपको पता लग गया है वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो आप एक्स्ट्रा जैकेट्स लेके जाओगे, अगर कहीं पर भैया हो कि भैया स्नो अलर्ट है तो हो सकता है कि आप अपना प्लान ही कैंसिल कर दो, भाई कहीं पर स्नो अलर्ट है, फिर कहीं पर बाढ़ की प्रेडिक्शन आ गई तो आप अपना प्लान ही कैंसिल कर दोगे, तो वो फ्यूचर ऑपरेशंस को आप प्लान कर सकते हो। तो यानी कि सारी बातें सही है, तो हमारा आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव। कह रहा कि द राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली, भैया दिवाली से पहले चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भैया त्योहार का सीजन है, फेस्टिव सीजन है, सब लोग क्या करते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि एक सीजनल ट्रेंड है जो हर साल सेम टाइम पर आता है, तो हर साल कोई अगर सेम टाइम पर आ रहा है, ट्रेंड फॉर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल ट्रेंड, बट अगर एक साल से ज्यादा के पैटर्न पर रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिकल ट्रेंड। तो सीजनल में और साइक्लिकल में फर्क क्या है कि जो सीजनल ट्रेंड है वो विद इन अ ईयर वाला है, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कि भैया हाँ कि दिवाली पे प्राइस बढ़ेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर दिवाली के आसपास फिर बढ़ जाएंगे, तो साइकिल तो चल रही है, बट ये हर साल के अंदर है। ये क्या है कि जब 1-2 साल से ज्यादा का ट्रेंड हो तो वो हमारे पास वहां पर बोलते हैं क्या कि साइक्लिक ट्रेंड। से शेयर बाजार वाला हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हो सकता है 2-3 साल तक कंपनी प्रॉफिट में रही, फिर डाउन जाएगी, है ना, फिर 2-3 साल के बाद ऊपर आ गई, तो ऐसा जनरली देखा गया है। इरेगुलरेशन वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय, तो इसमें से बताने की कौन कौन से आपके पास फैक्टर्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो इरेगुलर वेरिएशन का पार्ट बन सकते हैं। तो लॉकआउट एंड स्ट्राइक, हाँ भाई लॉकआउट मतलब कि भैया वही जैसे अपना लॉकडाउन लग गया था, एपिडेमिक जैसे कोविड एक पेंडेमिक था वैसे ही हो गया, फ्लड आ गई, तो इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव आ गया। ठीक है, Kiran, theory of time series shortage of certain consumer goods before the annual budget is due to, भाई हर साल एनुअल बजट से पहले कुछ गुड्स की जो है प्रोडक्शन कम हो जाना, अवेलेबिलिटी कम हो जाना, क्योंकि हो सकता है कि बजट में उस चीज के प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सीजनल ट्रेंड है, ये भी हमारे पास कि हर साल के अंदर हो रहा है तो सीजनल ट्रेंड है, ये बजट तो भी हर साल आएगा। फिर जो हम लोग मेन बात जिससे हमने स्टार्ट की थी कि हम लोग डेटा को टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर इसलिए रहे हैं ताकि हम ट्रेंड एनालिसिस करके प्रेडिक्शन कर सके। तो कह रहा कि ट्रेंड एनालिसिस यूजुअली रेफर टू टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्टिंग एन अंडरलाइंग पैटर्न, है ना, अंडरलाइंग पैटर्न इन अ टाइम सीरीज। जो टाइम सीरीज में जिस भी वेरिएबल के लिए टाइम सीरीज बनाई गई है उसके अंदर क्या है कि एक क्या है पैटर्न है, जैसे आपकी प्रिपरेशन की बात है कि आपके पैटर्न है कि भी आप 75 से ऊपर लेकर ही आ रहे हो, तो आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे बोर्ड के टाइम पे, और तुमने टारगेट बना लिया कि मैं 80 प्लस लेकर आऊंगा। तो पैटर्न तुम्हें कैसे पता लगा कि तुमने जितने मॉक्स दिए, जितने प्री बोर्ड्स दिए है ना पूरे साल में, उसके बेस पर, और उसी के बीच में पैटर्न छुपा हुआ था कि तुम हर बार 75 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी स्मूथ जा पा रही है। इट कैन बी यूज टू मेक एंड जस्टिफाई स्टेटमेंट अबाउट टेंडेंसी इन द टाइम सीरीज डेटा। ठीक है कि ट्रेंड एनालिसिस से आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो, है ना, सेल्स के ऊपर, डेटा के ऊपर। द ट्रेंड कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब कि क्या है कि जिस रेशियो में टाइम सीरीज बढ़ रही है उसी रेशियो में हमारे पास डेटा भी बढ़ रहा है जो हमारे पास वेरिएबल का है, वो हमारे पास लीनियर हो जाता है। बट नॉन लीनियर की वो पैटर्न ब्रेक कर रहा है, उस रेशियो सेम नहीं है। हमारे लेवल पर सिर्फ अभी लीनियर ट्रेंड ही है ना, हमारे को क्लास 12th के अंदर सिर्फ लीनियर ट्रेंड ही पढ़ना है, क्योंकि देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द ट्रेंड एनालिसिस लाइक मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये दो ही मेथड हमारे सिलेबस में है ना, और ये दोनों मेथड किसके लिए हैं, लीनियर ट्रेंड के लिए। ठीक है, और लीनियर ट्रेंड का मतलब जहां पर जिस रेशियो में टाइम सीरीज है, मतलब रेशियो के हिसाब से चल रही है, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा टाइम सीरीज में और वेरिएबल में वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब वो लाइन ऊपर नीचे भी हो सकती है बट कर्व नहीं होगा, लाइन की फॉर्म में चलेगा हमारे पास।
तो अब बात करते हैं बेटा कि मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस कहता क्या है ना। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में भी हमारे पास इस पे ये इसकी मेरे ख्याल में रिपीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा रहेगा है ना, जो अलग टाइम सीरीज के हिसाब से होगा, मतलब टाइम पीरियड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, हम उसमें एवरेज निकालेंगे। बट एवरेज ऐसे नहीं कि एवरेज के लिए हमारे को सिंपल पता क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट यहां पर जो एवरेज है वो मूविंग एवरेज रहेंगी। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि हम लोग पूरे टाइम सीरीज की एक साथ एवरेज नहीं निकालेंगे, हम उसको अलग अलग टाइम पीरियड जिस जितने डाटा का मुझे बोला होगा, जैसे मैं लिख दूं पहले एक बार मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा कि जैसे मेरे पास सपोज करो कि 10 साल का डेटा है, बट मैं जानना चाहता हूं कि हर 3-3 साल के अंदर मेरे पास डेटा 10 साल का है, बट मैं 10 साल की इकट्ठी एवरेज नहीं निकालूंगा, तो यार वो तो मेरे को करेक्ट प्रेडिक्शन देगी भी नहीं। तो मैंने क्या करा, 3-3 साल के ग्रुप्स बनाए कि पहले 3 साल, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो उनकी एवरेज देखी। तो इससे मेरे पास क्या होगा कि जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो और ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्योंकि अगर मैं सबकी एवरेज निकाल दूंगा 1 साल 10 साल की, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो जैसे सपोज करो कि आपने क्या करा, पहले से लेकर अपना जब 12th ज्वाइन करी आपने, तब से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम तक आपने टोटल 20 टेस्ट दिए, और उन 20 ज्यादा हो गए, 10 रहते हैं, 10 टेस्ट दिए, और 10 टेस्ट की आपकी एवरेज आ रही है सपोज करो 70 नंबर। अब बोलोगे यार मैं तो इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, बट मेरी एवरेज तो सिर्फ 70 बन रही है। बट एक्चुअली में क्या था कि आप स्टार्टिंग में जब 12th ज्वाइन की थी तो बीमार पड़ गए थे, तो शुरू के 3 टेस्ट में तो आपने बस जस्ट पासिंग मार्क्स ही ले पाए, तो वहां पर वो एक्यूरेट नहीं है। बट बाद के जो आपके टेस्ट है, 7 टेस्ट, उसमें आपने टॉप मारा है, किसी में 99, किसी 98, कभी 100, तो उसमें अगर मैं सिर्फ पूरे को शुरू से लेकर एंड तक देख के बताऊंगा तो भी आप तो 70 पे रह जाओगे, बट आपकी परफॉर्मेंस चल रही है टारगेट 100 वाली भाई। तो इसलिए क्या है कि 3-3-3 का आपने निकाला, तो वहां से प्रेडिक्शन आपकी आ जाएगी, हाँ यार ये 95 से तो ऊपर लेकर आएगा, बीमार हो भी जाएगा तब भी, है ना, पेपर देने जाने दो बस इसको, इतना खतरनाक हो चुका है ये, इतना तगड़ा तैयार कर चुका है अपने आप को ये, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं एवरेजेस फॉर वेरिएबल, ठीक है, फाइंड फॉर वेरिएबल वैल्यूज ओवर डिफरेंट मूविंग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर डिफरेंट मूविंग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि कई बार आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3-3 साल का, है ना, 3-3 साल का, कई बार आपको वो बोलेगा क्या बोलते हैं अपना 5-5 साल का, कभी 4-4 साल का। तो इसमें दो है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास डेटा है, सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, कि मेरे पास डेटा है कुछ जैसे A B C D E F का, है ना, ये ईयर 1 है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है, 5 ईयर का, 6th ईयर का है, 7th ईयर का है, और 8th ईयर का है, A B C D E F G H। और मुझे बोला कि हाँ भी एग्जांपल में कि आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज चाहिए, 3 ईयर मूविंग एवरेज चाहिए। तो आपने क्या करा, यहां पर 3-3 साल के पेयर बनाए, आपने इनकी एवरेज निकाली, फिर आपने नेक्स्ट 3 साल, फिर आपने नेक्स्ट 3 साल, फिर आपने नेक्स्ट 3 साल, है ना, पहले ए बी सी, पहले ए बी सी करा, फिर आपने बी सी डी करा, फिर सी डी ई, फिर ऐसे डी ई एफ, फिर ऐसे ई एफ जी, फिर ऐसे एफ जी एच। आगे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि जी एच के बाद और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारे को पेयरिंग करनी होती है। तो मैं अगर यहां पर बोलूं कि मेरे पास फर्स्ट 3 ईयर मूविंग एवरेज जो बनेगी वो क्या बनेगी कि पहले 3 साल के मैं कर दूंगा, तो A + B
प्लस सी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 3 आ गया। फिर ऐसे में पूछूं आपसे सेकंड 3 ईयर मूविंग एवरेज क्या होगी, जो दूसरी 3 ईयर मूविंग एवरेज होगी वो बी सी डी से आ जाएगी, तो बी प्लस सी प्लस डी बाई 3। फिर ऐसी जो मेरी थर्ड मूविंग एवरेज बनेगी वो क्या बनेगी, सी डी ई से बनेगी, तो सी प्लस डी प्लस ई बाई 3। फिर ऐसी अगर मैं फोर्थ का पूछ लूं तो फोर्थ बनेगी मेरे पास कौन सी, सी डी ई हो गया था ना, तो डी ई एफ। फिर फिफ्थ जो बनेगी हमारे पास, फिफ्थ क्या बनेगी हमारे पास, डी ई एफ हो गया, फिर ई एफ जी हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो हमारे पास सिक्स्थ 3 ईयर मूविंग एवरेज बनेगी वो क्या बनेगी, एफ जी एच से, बस इसके आगे नहीं बन पाएगी। तो हमारे पास डेटा तो 8 साल का है, डेटा तो 8 साल का है, बट उस 8 साल के अंदर मुझे 6 ही मिलेंगी क्या, 3 ईयर मूविंग एवरेज। ऐसे अगर मैं 5 साल का कर लूंगा तो और कम हो जाएंगी, है ना। फिर अगर इवन ईयर्स आगे, जैसे 3 और 5 का जो मैंने एग्जांपल दिया वो ऑड ईयर्स के लिए दिया, इवन ईयर्स आ जाए तो उसमें थोड़ा सा अलग काम रहेगा, करना यही है बट रिप्रेजेंटेशन का काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन सही समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और कैसे उसको टैकल करना है। तो पहले तो एमसीक्यू, जैसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड में, कह रहे कि फॉर द गिवन 5 वैल्यूज, आपको 5 वैल्यूज दे रखे, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज बतानी है आपको, है ना। जरूरी नहीं कि वो ईयर्स हो, 3 वीकली मूविंग एवरेज भी हो सकती है, 3 मंथली हो सकती है, 3 मंथ्स मूविंग एवरेज भी हो सकती है, डिपेंड करता है डेटा कैसे दे रखा है आपको। तो यहां पर फर्स्ट मूविंग एवरेज क्या आएगी, 15 प्लस 24 प्लस 18 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 4 12, 12 और 5 17, और 2 2 4 और 1 5, तो 57/3, तो ये आ गया 19। तो पहले ऑप्शन में 19 सब में ही है, कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट 3 लिया हमने, 24 प्लस 18 प्लस 33 अपॉन में 3, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, तो 75/3, तो ये आ गई मेरे पास 25। तो ये रिजेक्ट हो गई, ये रिजेक्ट होगी, 2 बच गई। फिर नेक्स्ट 3 ले लिया मैंने, 18 प्लस 33 प्लस 42 अपॉन में 3, तो जगह 8 और 3 11 और 2 13, 2 और 3 5 और 4 9, तो 93/3, ओ सॉरी मैंने यार कुछ इसको लिख दिया, ये 18 प्लस में 33 प्लस में 42/3 आना था, ये कितना आया था 93/3, और ये आ गया 31, तो ये भी रिजेक्ट, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से एक एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर जैसे भी हमने कहा कि आपको ABCD ही दे रखा है, आपको 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है, तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन 1 है ना, कि हमने ऐसा एग्जाम्पल देख लिया है तो अब आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर आता है मेन क्वेश्चन कि हमारे को इसमें करना क्या है, फिर इसमें ग्राफिकल वाला पार्ट भी अब वो डिस्कस करते हैं। तो आपको बोला जाएगा सीधा कि आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, कभी 5 ईयर मूविंग एवरेज बोलेगा, कभी 6 ईयर्स बोल देगा, कभी 4 ईयर्स बोल देगा। करना क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि हमारा ईयर क्या है। सबसे पहले आपका एक कॉलम जो बनेगा वो ईयर का बनेगा, तो ईयर है अपने पास 95 से लेकर, और इसमें जो आपके पास डेटा रहेगा वो जनरली कॉन्टिन्यूस ही रहता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में, मतलब वो आपको डेटा देगा ही ऐसा 2002, ठीक है। और यहां पर जो हमारा इस बार वेरिएबल है वो है एनुअल सेल्स, और वो क्या है इन, मतलब 10,000 रुपीज है ना। इसके वैसे यहां से लगाना कि भैया जो भी जैसे 3.6 है तो 3.6 इंटू 10,000, तो 36,000 हो जाएगा, है ना। 3.6 इंटू 10,000 का मतलब 36 के बाद 3 0 मल्टीप्लाई होती है, तो 36,000 हो जाएगा। तो यहां पर डेटा दे रखा है 3.6, 4.3, फिर 4.3, फिर 3.4, फिर 4.4, फिर 5.4, फिर 3.4, फिर 2.4, है ना। ये डेटा दे रखा है। अब हमारे को 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी, तो उसके लिए बेटा हम डायरेक्टली एवरेज नहीं निकालते, सबसे पहले निकलेगा हमारे पास 3 ईयर मूविंग सम, है ना। जो मेथड है बेटा निकालने का, है ना, जो आपका टेबल बनाने का, वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आप 3 ईयर मूविंग सम निकालोगे, और यहां पर सब्जेक्टिवली में बड़ा सिंपल एक काम आपको करना है
कि आपको जो डेटा मेंशन करना है, जैसे हमने यहां पर 3 ईयर मूविंग सम निकाला, फिर उसका एवरेज निकाला, सम निकाला, फिर अपॉन में 3 कर दिया तो एवरेज आ गया। तो वो तो सिंपल हमने ऐसे ही कर दिया, सॉरी, कि पहले 3 साल की हमने एवरेज ली और काम कर दिया। बट जब मैं सब्जेक्टिव पे आऊंगा तो मुझे पता है कि मैं पहले 3 ईयर्स की एवरेज की बात कर रहा हूं, तो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, है ना, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं तो इनका एवरेज निकालने के लिए इनका सम निकालूंगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा। बट जो भी मेरी एवरेज आएगी वो लिखूंगा कहां? तो यहां पर एक सब्जेक्टिव में आपको कहां समझना है कि आप इनकी जो भी मूविंग एवरेज निकाल रहे हो उनके सेंटर में आपको लिखना होता है। तो जैसे 3 साल का डेटा है जिसके लिए मैं 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहा हूं, तो जो भी मेरी एवरेज आएगी वो मैं सेंटर में लिखूंगा। तो मतलब यहां पर कुछ नहीं आएगा कि इनका सेंटर आएगा यहां पर। तो 3 ईयर मूविंग सम का मतलब हो गया 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3, इसको आप ऐड कर दो, ठीक है, गलती ना हो इसलिए मैं कैलकुलेटर साथ में रख रहा हूं। 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3, तो ये आ गया जैसे मेरे पास 12.2, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास 3 आएगा वो ये आएंगे। इसकी ऑब्जर्वेशन में कहा रखूंगा, देखो जैसे ये इसके सेंटर में रखा, ये आप रखोगे इसके सेंटर में। आप ऐसे एरो बना के इसको दिखा भी सकते हो एग्जाम आप, बट यहां तो जैसे मेरे पास कोई लाइंस नहीं है, रूल्ड लाइंस नहीं है। आपकी जो एग्जाम शीट होती है उस पर तो रूल्ड लाइंस होती है, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी नहीं, बट फिर भी एरो बनाओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट 3 का सम करा मैंने 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4, ये आ गया मेरे पास 12। फिर नेक्स्ट 3 पकड़े मैंने, इनका जो हमारे पास होगा वो यहां लिखूंगा मैं। तो 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, तो इसमें बस ऐसी कैलकुलेशन आएंगी, है ना। फिर जब मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फाइनेंशियल मैथ्स की तरह, यहां पर सिंपल आएंगी। फिर नेक्स्ट 3 पकड़ा बेटा हमने, उसका मैं यहां लिखूंगा 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, तो ये आ गया 13.2। फिर नेक्स्ट 3 पकड़ी हमने, तो इसमें 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4, 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4, ये भी आ गया 13.2। फिर नेक्स्ट 3 पकड़ ली मैंने, इसमें क्या आ जाएगा 5.4 प्लस 3.4 प्लस 2.4, 5.4 प्लस 3.4 प्लस 2.4, ये आ गया 11.2। और फिर लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहां पर भी कुछ नहीं आएगा। तो जिसमें आपके पास कोई मूविंग एवरेज के लिए सम वगैरह नहीं बनेगा, वहां पर ऐसा डैश लगा के आओगे, ये रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो ये 3 ईयर मूविंग सम हो गया इनका। अब इनकी हम निकालेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज, है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इस तरह से दोनों कॉलम अलग बनाते हैं हम लोग। बट यार एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे सबको। तो पहले वाले में तो कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा 12.2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 4.06। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कर दिया करो, चलेगा, है ना। उसको राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ भी कर सकते हो आप। ये 12 डिवाइड बाय 3 आएगा, ये तो आ गया 4। फिर 12.1 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 4.03, है ना। मैं उसको राउंड ऑफ करके ना 4.07 लिख देता हूं, कि 0.6666 चल रहा है तो राउंड ऑफ कर देते हैं। फिर 13.2 डिवाइडेड बाय 3, 13.2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है मेरे पास 4.4। फिर अगेन 13.2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया है 4.4। फिर 11.2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 3.73, ठीक है। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कर रहे हैं, और लास्ट वाले पे कुछ नहीं, तो डैश जरूर डाल देना, ब्लैंक मत छोड़ के आना। तो ये मेरा 3 ईयर मूविंग एवरेज निकल गया, काम खत्म। देख रहे हो कितना आसान काम है भाई, पहले 3 का सम करा, फिर डिवाइड बाय 3 कर दिया, क्वेश्चन खत्म। इसमें बस एक जो वेरिएशन आ जाती है, तो ये हमारे पास जो आती है ये 3 ईयर मूविंग वैल्यू एवरेजेस, इसको हम लोग ट्रेंड वैल्यूज भी बोलते हैं।
आपसे कई बार ऐसे ही पूछ सकते हैं कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर ईयर 1999, तो उसके हिसाब से आप देख लोगे कि कौन सी वैल्यू है ना। इसको ये आगे उस पर कंटिन्यू करते रहना। और हमसे ईयर 99 का पूछ लिया है, तो ईयर 99 की जो हमारी ट्रेंड वैल्यू क्या है, 4.4 इंटू 10,000 यानी 44,000 की सेल, ये ट्रेंड है। ठीक है, ऑन एवरेज कि भैया इस ऑन जो 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से यानी ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए थी 4.4, और एक्चुअल में भी कितनी हुई है 4.4, है ना। जैसे यहां पर ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए थी 4.03, बट एक्चुअल में कितनी हुई है 3.4 1998 में। तो ये वेरिएशन आ गई, ये फ्लक्चुएशन आ गई। अब इसको और बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या बोलता है कि इसको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाओ ट्रेंड वैल्यूज को। तो उसमें क्या करना है, सिंपली आपको एक ग्राफ बनाना है। आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर वैसे मिलता तो नहीं है, बट अगर मिलेगा तो ग्राफ पेपर पे बना देंगे, नहीं मिलेगा तो आंसर शीट पे बनाएंगे। पर बनाना बिल्कुल नीट है, पेंसिल स्केल से बनाना। ये एक्स एक्सेस, इसमें हमारे पास मेन एक्स और वाई ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। बट स्केल देख लेना, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम सीरीज आएगी, है ना, तो वो ईयर वाइज है। तो यानी एक्स एक्सिस पर इस बार आएंगे ईयर्स, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम आएगा, है ना, ये ईयर्स हो गए। ये 1900 कहां से है हमारे पास, 95 से लेकर शुरू है। तो 1995, 96, 97, 98, 99, 2000 और कहां तक है 2002 तक है। तो 2001, 2002, ठीक है। एग्जाम में आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और जो मेरी सेल्स है उसके लिए आपको स्केल सोचना, भैया 3.6, 4.3 ऐसे ही चल रहा है, तो आप चाहे तो क्या कर सकते हो, ये मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम 5.4 तक जाना है मुझे, तो कितने का गैप लेके चले ये आपको सोचना है। भाई जैसे ग्राफ पेपर पे बनाते तो हम 1-1 का गैप ही लेके चलेंगे तो बेटर है, और उसमें 10 डिविजन्स होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर मैं प्लेन शीट पे बना रहा हूँ तो मुझे रफली आइडिया लेना पड़ेगा। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि मैं जैसे सपोज करो मैंने इसको दे दिया ये 0.5 है, मैं 0.5 का गैप लेके चल रहा हूँ। 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है ना, फिर ये 3 है, ये 3.5 है ना, तो ये 4 है। तो उसके हिसाब से बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बन रहा है तो आप क्या करो, सिंपली 1-1 का गैप ले लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 ये 6 है ना। और यहां पर क्या दे रखा है, सेल्स, जो डेटा में दे रखा है ये एनुअल सेल्स है, तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये मेरी एनुअल सेल्स है, और एक इसमें इन 10,000 रुपीस। तो पहले क्या करना है, दो आपको यहां पर प्लॉटिंग करनी है पॉइंट्स की। पहले जो एक्चुअल सेल्स है, जो डेटा आपको दे रखा है उसको, 1995 में थी 3.6, तो 1995 में 3.6 कुछ यहां आ जाएगा, है ना, कुछ यहां आ जाएगा। फिर 96 में होगी 4.3, मैंने अभी रेफरेंस के लिए कि सही था, 96 में 4.3, तो 4.3 कुछ यहां आ जाएगा। है ना, फिर ये हटाती जाएंगे लाइंस, ये तो सिर्फ अभी ताकि आप एक के पास एग्जाम में स्केल होगा तो उससे बना सकते हो, ग्राफ पेपर मिलेगा तो उस पर तो एग्जैक्टली प्लॉट हो जाएगा, बट यहां पर कि इधर उधर नौ, जैसे मैं रेफरेंस लूंगा इन लाइंस का। फिर 97 पर है 4.3, 97 पर है 4.3, तो सेम यही आएगा, यही आएगा। मैं लास्ट में हटा देता जाऊंगा सबको। फिर 98 पर है 3.4, 98 पर है 3.4, 3.4 ये पहले वाली भी 3.4 ही थी ना, जब वो 3.6 थी तो उससे थोड़ी सी कम कर देंगे। ये आ गए 3.4 पर, ठीक है। फिर 4.4 99 पर, 99 पर 4.4, तो 4.3 थी, 4.4 इससे थोड़ी सी ऊपर कर देंगे, ये हो गई 4.4। फिर 5.4, क्योंकि ये टू द स्केल हम बना ही नहीं पाएंगे, या तो ग्राफ पेपर मिले हमारे को, तो यहां पर तो आपको रफ एस्टिमेशन से लेनी है। ये 5.4 आ गया। फिर आ गया 3.4 वापस से, 3.4, ये आ गया 3.4। फिर 2.4, 2.4 कुछ यहां आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये सब मिटा देना आप, ठीक है। मैंने अभी इसलिए ली ताकि मुझे रेफरेंस, जब इसको हटा ही देता हूं मैं,
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन सभी को ज्वाइन कर देना है ना, और डार्क लाइन से ज्वाइन करना है और लाइन वाइज ज्वाइन करना है, फ्री हैंड नहीं स्केल से ज्वाइन करना है ना, और ईयर बाय ईयर करना है। ये नहीं कि भी आपने पहले इसको इससे कर दिया, एक एक साल का ऐसे आप ज्वाइन करके दिखाओगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो उसको आगे डॉट करके मिला सकते हो, बट मिलाना नहीं है हमारे को। ये होगी हमारे पास क्या, एक्चुअल सेल्स। ये क्या है हमारे पास, है ना, एनुअल सेल्स, जो एक्चुअल सेल्स है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फिर मुझे ट्रेंड वैल्यूज को प्लॉट करना है। जब भी ग्राफ बनेगा तो एक्चुअल वैल्यूज का बनेगा जो गिवन होंगी, और जो आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करी होंगी। जैसे 95 के लिए कुछ नहीं है तो वहां पर आप कुछ नहीं करोगे, स्टार्ट ही करोगे अब 96 से। ये है 4.07, अब 96 पर है 4.07, तो 4.07 हमारे पास ये कितना था, 4.3 था ना पहले वाला, ये 4.3 था, तो उससे कम हो जाएगी। अरे कहां चला गए, 4.07 कुछ यहां आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास है नेक्स्ट 4, तो 4 तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसलिए ग्राफ पर ज्यादा बेटर बनती है। फिर आ गया 4.03 वापस, नेक्स्ट हमारे पास 4.03 वापस। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4.4, फिर 4.4, 99 के लिए 4.4 है ना, और ये 4.4, हाँ ये 4.4 तो ये सेम ही हो जाएगा। फिर अगले वाला भी मेरे पास 4.4 है, तो इसी के नीचे 4.4 बना दिया। फिर है 3.73, तो 2000 वाला है 3.73, तो थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा 3.73, और इसके लिए तो है नहीं। तो फिर जो आप ज्वाइन करोगे ट्रेंड वैल्यूज को, वो भी लाइन से ही ज्वाइन करना है आपको, बट आप उसको ज्वाइन करोगे कैसे, डॉटेड लाइन से, ताकि डिफरेंस पता चले कि एक्चुअल सेल्स कौन सी है और ट्रेंड वैल्यूज कौन सी है। ये आप दिखा दोगे कि ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज है, तो ये आपका ग्राफ अब कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यही अब वो कभी आपसे 3 ईयर के लिए पूछ रहा है, कभी 5 ईयर के लिए पूछ रहा है, कभी 4 ईयर के लिए पूछ रहा है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ऑब्टेन 5 ईयर मूविंग एवरेजेस। ग्राफ वाला काम अब आप करोगे, मैंने एक ग्राफ समझा दिया, सब में ये करना है, एक एक्चुअल प्लॉट करनी है और एक आपके पास ट्रेंड वैल्यूज प्लॉट करनी है, ठीक है, जो अवेलेबल है। अब इसमें अगर 5 ईयर वाला पूछेगा तो क्या करना है, चलो जी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले क्या रहेगा इस बार, 5 ईयर मूविंग सम। अब जो सम रहेगा वो 5-5 साल का रहेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, देखो आपने 5 साल का पेयर बनाया पहले, 1 2 3 4 5, इसका सेंटर क्या होगा यहां पर, तो जो इसका सम आएगा वो यहां पर लिखा जाएगा। तो यानी ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, इसका सम यानी कि 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, ये जितना आएगा भी हम लिखते हैं इकट्ठे। फिर नेक्स्ट 5 का, और इसका जो सम आएगा इनके इन पांचों के सेंटर में, यानी कि यहां, फिर तो वो कॉन्टिन्यूसली चलता है। तो 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 और प्लस 5.4, ये सम यहां पर आ जाएगा, बस यही काम करना है। फिर नेक्स्ट 5 का पेयर बना लेंगे, नेक्स्ट 5 में कौन कौन आ जाएगा, 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 और प्लस 3.4, और फिर लास्ट के हमारे पास आ जाएंगे 5, इसका सम हम यहां लिख देंगे। तो ये 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4 और प्लस 2.4, यानी कि बाकियों के लिए कुछ नहीं बचा, तो वहां पर डैश आ जाएगा, दैट्स इट। अब इनका सम करना है हमारे को, ठीक है, बस इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में आपके पास आएगी। यहां से 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, तो ये आ रहा है जैसे मेरे पास 20, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, ये आ रहा है 21.8। फिर 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4, ये आ रहा है 20.9। फिर 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4
प्लस 3.4 प्लस 2.4, ये आ रहा है मेरे पास 19। फिर यहां पर क्या निकलेगा, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो उसमें जो हमारी ट्रेंड वैल्यूज है, इसको आप ट्रेंड वैल्यूज भी बोलते हो, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा 20/5, तो वो आ गया 4। यहां आ जाएगा 21.8/5, तो ये आ गया 4.36। यह आ जाएगा 20.9 डिवाइडेड बाय 5, तो यह आ जाएगा 4.18। फिर आ जाएगा 19 डिवाइड बाय 5, यह आ जाएगा 3.8। फिर ये दोनों खाली, ठीक है। अगर इसमें ग्राफ बनाने के लिए बोल देगा तो ग्राफ बना देना, काम खत्म, सिंपल है ये। अब इसी में अगर आ जाए 4 ईयर, मतलब जैसे 5 ईयर आ जाए, 7 ईयर आ जाए, मोस्टली 3 और 5 आएगा, 7 तक ज्यादा इतना डाटा देता नहीं, बट अगर आ भी जाए तो अब आपको पता क्या करना है। इवन वाले में ना थोड़ा सा काम अलग होता है। क्या काम अलग होता है ये समझना है। यहां पर सेम क्वेश्चन ही है हमारे पास जो मैंने पीछे लिया था, बट अब क्योंकि ये इवन ईयर्स का है, क्योंकि 4 ईयर है, जनरली 4 ईयर वाला ही आता है इवन में, 6 वाला आएगा तो भी सेम काम आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, वही 4 ईयर मूविंग सम निकालोगे, है ना। उसमें तो कोई वो चक्कर नहीं है ना। 4 ईयर मूविंग सम निकालोगे तो क्या करोगे, 4-4 का आपने पेयर बनाया, 4-4 का पेयर बनाया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना, जिसकी वजह से एक हमारे को काम अलग करना पड़ता है कि इन चारों का सेंटर कहां होगा। इन चारों का सेंटर तो ये होगा कि 2 ऊपर इसके नीचे, 2 इसके नीचे। जैसे 5 वाले में सेंटर में यहां पे था, तो 2 अगर ऊपर है तो 2 नीचे भी है, तो हमने बोला कि यहां पर है। 3 वाले में क्या है कि जैसे अगर ये सेंटर है तो एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है, बट यहां पर क्या है कि भैया बीच में ही आना पड़ेगा। 4 जो पहले बनेंगे हमारे पास, तो उसका सेंटर कहां पर आएगा, कोई ईयर तो है नहीं, तो हमारे को यहां पर इसको बीच में बनाना पड़ता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा काम अलग हो जाता है, ठीक है। क्या अलग होता है वो देखते हैं। यहां पर मेरे पास इसका टोटल आएगा 3.6 प्लस 4.3। ये किसी ईयर के सामने नहीं लिखा हुआ, बट जब तक ईयर के सामने नहीं लिखूंगा तो बताऊंगा कैसे कि इस ईयर की ट्रेंड वैल्यूज क्या है। अब ये कौन सी ईयर की ट्रेंड वैल्यू निकल रही है नहीं पता, ना 96 की है ना 97 की है, तो उसके लिए भी हमें एक काम अलग करना पड़ता है कि प्रॉपर ईयर पता लग जाए। 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 जो भी आएगा। फिर नेक्स्ट 4 करेंगे, है ना। अब इन दोनों की और इन दोनों की जो बीच वाली लाइन आएगी वो बीच में है, तो इवन वाले में याद रखना कि जो पहली आपके पास लाइन बनेगी वो हमेशा ईयर्स के बीच में बनेगी, हमेशा स्टार्ट ही वहीं से होगी, है ना। यहाँ पर अभी पहले पे अभी हम कुछ नहीं बता सकते, लास्ट में देखेंगे कि भैया वो सेंटर बैठता कहाँ है, किस ईयर के सामने बैठता है फाइनली, तो हम लोग हटाएंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पर हटाया ना कि कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पर अभी श्योर ही नहीं है कि भैया चलो ये तो समझ में आ गया पहले पे नहीं आएगा। अब 96 पर आता है, 97 पर आता है, तो किसको हटाऊं अभी नहीं पता, तो रुक जाएंगे, एंड में देखेंगे, है ना, लास्ट में देखेंगे। तो 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, फिर नेक्स्ट 4 का उसका सेंटर यहां पर आएगा बीच में, तो 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, फिर नेक्स्ट 4, तो 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4, फिर नेक्स्ट 3 क्या आ जाएगा 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4 प्लस 2.4, ठीक है। भाई कहां पर आएगा नहीं पता, हाँ ये पता कि लास्ट में नहीं आएगा तो उस पर कर देता, बट लास्ट वाला 2000 पे आएगा, 2001 पर आएगा, अभी नहीं पता। अब इनका सम निकालते हैं। सम आ गया इनका कितना, 3.6 प्लस में 4.3 प्लस में 4.3 प्लस में 3.4, एक मिनट, 3.6 प्लस में 4.3 प्लस में 4.3 प्लस में 3.4, ये आ गया 15.6, ठीक है। फिर 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, ये आ गया 16.4, फिर आ गया 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, ये आ गया 17.5,
3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4, ये आ गया 16.6। फिर 4.4 प्लस 5.4 प्लस 3.4 प्लस 2.4, ये आ गया 15.6। तो सम निकाल लिया हमने, ठीक है। अब वही करेंगे क्या, 4 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है, पूरा लिखना एवरेज। पहले वाले का पता नहीं, दूसरे का भी देखेंगे क्या होना है। तो ये 15.6 डिवाइडेड बाय 4 जो भी आएगा, ये 16.4 डिवाइडेड बाय 4, है ना। ये अभी किसी भी ईयर के सामने नहीं है, बीच में चल रहा है सबके, है ना। ये 96 97 के बीच में, ये 97 98 के बीच में। आपके पास तो रजिस्टर की या जो एग्जामिनेशन शीट होगी उसमें लाइंस होगी, तो उसमें प्रॉपर होगा। और याद रखो, जब भी आपके पास टाइम बेस्ड डेटा का क्वेश्चन है ना, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, स्पेशली इवन वाले में, कि जैसे 1995 लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 96, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 97, ताकि जब बीच में लिखने की बारी आए तो वो आराम से खिचड़ी ना बन जाए भैया, एग्जाम नंबर काट देगा आपके, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है बच्चे की। ये 17.5 डिवाइडेड बाय 4, ये 16.6 डिवाइडेड बाय 4, और ये 15.6 डिवाइडेड बाय 4, है ना। और लास्ट में यहाँ है, अभी बाकियों का पता नहीं, वो देखेंगे कि क्या बनना है। कि हमारे को पता है कि भैया 1995 के लिए कुछ नहीं आएगा, 2002 के लिए कुछ नहीं आएगा, बाकी 96 और 2001 का भी चेक करना है हमारे को। 15.6 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 3.9। 16.4 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 4.1। फिर 17.5 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 4.375। फिर 16.6 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 4.15। फिर 15.6 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 3.9। फिर जो आखिरी कॉलम रह गया, सर इसमें क्या नया है वो समझना है। ये बनेगा 4 इयर्स सेंट्रल मूविंग एवरेज। ये सेंट्रल मूविंग जो एवरेज होती है वो 4 ईयर मूविंग एवरेज की एवरेज है। ये जो हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज आई है, इनकी सेंट्रल मूविंग एवरेज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ 2-2 का पेयर बनाते हैं, कि हमारे को नहीं पता ना कि 96 और 97 में कौन सी जगह पर आना है। तो उसके लिए तो मैं अगर 96 और 97 के बीच की बात करूंगा, तो मैं इन दोनों की एवरेज निकालूंगा, है ना। और वो किसके सामने आएंगे, ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, वो आएगा आपका सामने 97 के, क्योंकि 96 और 90, देखो 96 के नीचे ये है, मतलब ये जो हमारे पास दोनों टाइम पीरियड है, डॉटेड लाइन जो है, उनके बीच में ये ईयर आ रहा है। तो इन दोनों की जो ट्रेंड वैल्यूज हैं, उनका सेंट्रल ईयर कौन सा निकल रहा है, 1997। तो जो मेरी फाइनली जो ट्रेंड वैल्यू बनेगी वो 1997 के लिए बनेगी। तो यहां पर 95 के लिए भी कुछ नहीं, 96 के लिए भी कुछ नहीं। अब 97 के लिए आएगा इनका एवरेज, तो 3.9 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 2। फिर ऐसे ही जो मेरे पास नेक्स्ट एवरेज आएगी वो 98 के लिए आएगी, और वो कैसे आएगी, वो इन दोनों के एवरेज से आएगी। 4.1 प्लस, चाहे बेटा 4 ईयर हो चाहे वो 6 ईयर हो, जो हमारे पास सेंट्रल मूविंग एवरेज निकलती है वो 2-2 की निकलती है। वो 2-2 की इसलिए निकलती है कि भैया इन दोनों येलो के बीच की मुझे देखना है कौन सा ईयर आएगा, तो इसलिए सिर्फ इन दो को पिक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इन दोनों के येलो को पिक करके 98 का। तो जो सेंट्रल मूविंग एवरेज लास्ट वाली बनेगी इवन वाले क्वेश्चंस में, वो हमेशा किसके बनेगी, 2-2 के पेयर पे बनेगी, ठीक है। फिर 99 का आएगा, फिर 99 का आएगा, वो इन दोनों से आएगा 4.375 प्लस 4.15 डिवाइडेड बाई 2। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो 2000 के लिए आएगा, और वो किससे आएगा, इन दोनों से आएगा। तो 4.15 प्लस 3.9 अपॉन में 2। तो यानी कि 2001 के लिए भी कुछ नहीं आएगा, 2002 के लिए तो पहले भी कुछ नहीं था। तो ये मेरा फाइनल डिसाइड हुआ, ठीक है। अब करते हैं इसको, ये 3.9 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 4। ये हमारे फाइनली ट्रेंड वैल्यूज मानी जाएंगी, ये वाली नहीं, ये वाली। तो इवन वाले में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, वो इसलिए कि भैया प्रॉपर ईयर के सामने आ जाए वो, ठीक है। फिर 4.1 प्लस 4.375 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4.2375। फिर 4.375 प्लस 4.15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4.2625। फिर 4.15 प्लस 3.9 डिवाइड बाई 2, ये 4.025।
तो अगर इसमें इवन वाले में ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो एक तो बेटा जो एक्चुअल वैल्यूज है, जो एनुअल सेल्स है उनका बनेगा, और एक इन ट्रेंड वैल्यूज का बनेगा, तो सिर्फ 4 ही बनेंगी और फिर उनको डॉटेड से ज्वाइन कर देना है। ये काम करना है आपको पूरे मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में, है ना। अब अगर 6 ईयर आ जाए तो सेम 6 ईयर में क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 का बनेगा, तो जो हमारे पास एवरेज रहेगी वो यहां पर रहेगी, है ना, इनके बीच में आएगी 6, है ना, तो सॉरी हाँ 90 इसमें आएगी, इसके बीच में आएगी, 3 ऊपर 3 नीचे, अगर मैं 6 की बात कर रहा हूं तो, है ना। फिर इसके सामने जो लिखा है लास्ट में, फिर मतलब कि इन दोनों के सामने देखेंगे, जो नेक्स्ट आएगी वो इनकी आएगी, तो 98 पर आएगी हमारे पास पहली 6 ईयर में, पहले 3 खाली हुए। मेथड डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द ट्रेंड लाइन ऑफ द गिवन टाइम सीरीज। हमने ग्राफ प्लॉटिंग भी सीखी थी कि अगर हमारे को ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ जाए बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज या फिर ट्रेंड वैल्यूज, तो हमारे को जो एक्चुअल वैल्यूज है वो तो डार्क लाइन से ज्वाइन करनी है, बट जो ट्रेंड वैल्यूज है वो हमेशा हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करनी है, और सेम ग्राफ पर दोनों बनाना है। वो वाला पार्ट हमने किया था। कह रहा वही उसी तरह से हमारे पास एक और मेथड है जो क्या करता है कि पोजीशन ऑफ द जो ट्रेंड लाइन है ऑफ द गिवन टाइम सीरीज पर, है ना, उसकी इक्वेशन के थ्रू हम लोग उसको बनाते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि जो हमने ट्रेंड वैल्यूज प्लॉट करी हैं, वो ट्रेंड वैल्यूज कैसे प्लॉट की थी हमने, पॉइंट्स को मेंशन करके इंडिविजुअल। बट ये मेथड क्या कहता है कि हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ढूंढते हैं, वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज को डिटरमाइन करती है। और ये लाइन जो हमारे पास है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जिसको बोला जाता है ना, जिसको हम नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, जिस जो नॉर्मल इक्वेशन से हमारे पास डिराइव होती है, वो हमारे पास ट्रेंड लाइन कहलाती है, और वो ट्रेंड लाइन हमारे को ट्रेंड वैल्यूज बताती है। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा टारगेट क्या है कि वो जो लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोल रहे हैं, जिसको हम ट्रेंड लाइन बोल रहे हैं, उसकी इक्वेशन को पहले ढूंढना, और फिर उस इक्वेशन के बेस पर हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड में जो ट्रेंड वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना। तो मेन बात क्या है यहां पर कि पहले लाइन की इक्वेशन ढूंढना है, उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा कैसे ढूंढना है, और फिर वो इक्वेशन आने के बाद ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करना, है ना। और जो ट्रेंड लाइन है उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला लाइन ऑफ बेस्ट फिट। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अ लाइन फ्रॉम विच द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरियस पॉइंट इज 0। ये क्या कहता है कि जैसे सपोज करो कि हम सेल की बात कर रहे हैं, कि मैं अगर 10 साल का सेल की बात कर रहा हूं, तो हर एक साल की जो सेल है वो हमने लिखी टाइम के हिसाब से कि 2001 में इतनी है, 2002 में इतनी है, 2003 में इतनी है, ऐसे 10 साल तक की हमने सेल लिखी। अब जो सेल है हमारे पास वही हमारा मेन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल वही है, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम है जो ईयरली आ रहा है हमारे पास, वो वीकली भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, हमने बात की थी, बट जनरली हमारे पास वो ईयरली ही देखने को मिला है। तो अगर मेरे पास, ध्यान सुनना है, अगर मेरे पास जो मेरा वेरिएबल है सेल्स वाला, उसका अगर मैंने एवरेज निकाला, उसका मैंने मीन निकाला, एवरेज निकाला, एक वैल्यू आई, फिर उस वैल्यू को अगर मैं हर एक क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन से क्या करूं, सबट्रैक्ट करूं, मतलब उनके डेविएशंस देखूं, और फिर उनका मैं सम करूं, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, है। तो हमारे को यहां पर क्या बोलेगा कि समेशन ऑफ y माइनस में जो हमारे पास y बार है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, और इसी में जो y माइनस में y बार का स्क्वायर होगा, है ना, y माइनस y बार का स्क्वायर होगा, वो हमेशा मिनिमम आएगा, सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो। कि यह चीज हम लोग, अगर आपको याद हो तो क्लास 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, है ना, सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन इज ऑलवेज 0। तभी तो याद करो हम लोग जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते थे तो वहां मॉड लगाते थे, क्योंकि अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो सबका सम क्या आ जाता था, 0, है ना। वो था क्या, xi माइनस एक्स बार, ये भी तो वही है, बस वहां पर वो xi की टर्म्स में था, यहां पर हम y की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ट्रेंड लाइन है या फिर जो भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हैं, पहले उस पर आते हैं, उनका अगर मैं मीन निकालूं और हर एक ऑब्जर्वेशन से उसको माइनस करूं और फिर उनका सम करूं, जिसको बोलते हैं सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन अबाउट द मीन। तो जितनी सेल है मेरे पास 10 सालों की, उनका पहले मैंने मीन निकाला, फिर हर एक सेल को मैंने जो मीन सेल में से माइनस करवाया और सबको ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 0। और वहीं अगर मैंने क्या करा है, मैं ये जो समेशन y माइनस y बार स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया है, वो तो समेशन के बाहर आपके पास होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर समेशन के अंदर है, ये होल स्क्वायर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने हर एक सेल का डाटा से पहले मीन निकाला, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक सेल को मीन सेल से माइनस करा और फिर उसका स्क्वायर करा हर एक सेल के साथ,
और फिर सबको ऐड करूंगा तो जो बस नंबर आएगा वो कहलाएगा समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और वो वैल्यू हमेशा मिनिमम है। और इसी के ऊपर बेस हमारे पास ये मेथड है, तभी इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो हर एक ऑब्जर्वेशन का जब डेविएशन देखा जाता है अबाउट मीन और उनका फिर स्क्वायर किया जाता है तो वो वैल्यू हमेशा सबसे लीस्ट मिलती है, मिनिमम मिलती है, और इसी के ऊपर बेस हमारे पास ये मेथड है। कह रहे कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीस डेविएशन वुड बी लीस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर फिटिंग मेथड, दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को बेसिकली इस मेथड के अंदर करना क्या है, इस मेथड के अंदर हमारे को सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ, फाइंड करनी है हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स है ना, वो समझते हैं। तो पहले हमारे पास जो ट्रेंड लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है इट इज ऑफ द फॉर्म वाई टी इक्वल टू में ए प्लस बी एक्स, सॉरी हाँ ए प्लस, अब उसको ए एक्स, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी एक स्ट्रेट लाइन की, अगर आपको याद हो क्लास 11th में हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते थे, बिल्कुल उसी से ही डिराइव हो रखी है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें ये सब क्या है उनकी बात करते हैं। a और b तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें आप लोग b को स्लोप भी बोल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे वो y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में पढ़ते थे, तो जो x का कोफिशिएंट होता था वो हमारे पास स्लोप होता था, और जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको हम इंटरसेप्ट बोलते थे, है ना। तो इसलिए हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाता था। तो यहां पर भी वही है, बट हमारा टारगेट क्या रहता है यहां पर, सबसे पहले टारगेट क्या है, टू फाइंड a एंड b, ताकि a और b अगर मुझे मिले तो मैं ट्रेंड लाइन की इक्वेशन सेट कर सकूं, है ना। और y जो हमारा मेन वेरिएबल है जिसके लिए हम लोग ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, और x हमारे पास क्या रहता है, यहां पर डेविएशन रहती है हर एक इंडिविजुअल ईयर की जो टाइम लाइन है उसकी विद द सेंट्रल वैल्यू, है ना। तो यहां पर हमारा टारगेट क्या रहता है, पहले टू फाइंड a एंड b, और जो हमारे पास x है वो क्या है, हमारे पास जो भी हमारा पर्टिकुलर ईयर है माइनस में ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास क्या रहेगा, सेंट्रल ईयर, है ना। अभी एग्जांपल समझेंगे कि सेंट्रल ईयर कैसे देखते हैं, ओरिजिन कैसे देखते हैं, और उसी के बेसिस पर फिर हमारी वैरायटी आती है। अब इस a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन यूज करते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशंस जो है हमारे पास दो इक्वेशन है जो नॉर्मल इक्वेशंस बनती है, उसके डेरिवेशंस और वो इक्वेशन क्या है वो दोनों बात करते हैं। सबसे पहले बेटा कि अगर हमारे पास जैसे ये y इक्वल टू में a प्लस में बी एक्स है, तो अगर मैं दोनों तरफ समेशन में कर दूं, मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, समेशन कर दिया, तो ये तो रह गया हमारे पास समेशन y। a हमारे पास एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समेशन क्या होता है कि हमेशा समेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, हमेशा कांस्टेंट जो होता है वो समेशन से बाहर आ जाता है। a यहां से बाहर निकला तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो यानी कि समेशन y मेरे पास आ गया है an प्लस में b समेशन x के। तो ये मेरे पास सबसे पहली मेरी नॉर्मल इक्वेशन रहती है, ये हमारे पास सबसे पहली नॉर्मल इक्वेशन रहती है। और इसी में ही अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई y इक्वल टू पहले a प्लस बी एक्स है, अब मैंने क्या करा है यहां पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने यहां पर फिर समेशन कर दिया, समेशन एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा, अगेन ए इज अ कांस्टेंट, वो समेशन से बाहर चला गया, बी इज अ कांस्टेंट, वो समेशन से बाहर चला गया, तो ये दूसरी हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। तो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन होती है। अब इन दो नॉर्मल की इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ए और बी फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर एक केस बनता है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो समेशन एक्स है वो 0 आ गया, मतलब ये जो हम लोग टाइमलाइन का गैप देख रहे हैं
टाइम लैम्प का जो हम डिफरेंस देख रहे हैं सेंट्रल ईयर से, अगर उन सबका सम जो है वो 0 आ जाता है, तो देयरफॉर जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनती है कि समेशन y इज इक्वल टू ए एन, ये तो 0 हो गया, तो यहां से a की वैल्यू आती है समेशन y बाय एन, जो हमारे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि जिसमें समेशन x 0 आएगा। दूसरा कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये बन जाएगी कि समेशन एक्स वाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये b समेशन एक्स स्क्वायर हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से, अगर समेशन एक्स 0 है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज कर सकता हूं, बट ये दोनों फॉर्मूले भी हमारी मेन इसी इक्वेशन से आए हैं। तो इन केस अगर समेशन एक्स 0 नहीं है तो हम लोग यही नॉर्मल इक्वेशन यूज करके ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहां पर और सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन से समझाता हूं कि आपको करना क्या होगा यहां पर, है ना। पहले कह रहा है कि द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज द लाइन फ्रॉम विच द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरियस पॉइंट इज, तो सम ऑफ डेविएशन पूछा है, तो सम ऑफ डेविएशन यानी कि समेशन y माइनस में y बार, तो हमें वो याद रखना है कि हमेशा क्या रहेगा 0। अगर सम ऑफ डेविएशंस का स्क्वायर पूछा होता है ना, स्क्वायर्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, तो वो हमेशा मिनिमम यानी कि लीस्ट आता है। फिर जैसे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि जैसे बोर्ड में देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अंदर कि द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन ये है ना, a माइनस बी एक्स नहीं है, b समेशन x, और ये भी नहीं है हमारे पास। नॉर्मल इक्वेशन अगर हमारे से पूछता तो नॉर्मल इक्वेशन हम बोलते कि ये दोनों हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, है ना, बट उसमें भी y के साथ समीशन आता है, और नॉर्मल इक्वेशन से हमारे को क्या मिलता है, कॉन्स्टेंट्स a और b की वैल्यू मिलती है। अब जैसे 2024 में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है, फॉर अ डेटा n हमारे पास 6 है, समेशन y 84 है, समेशन एक्स वाई है 108 और समेशन एक्स स्क्वायर है 70, और आपको दे रखा है जो समेशन एक्स है वो 0 है। देन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, उसके लिए अपन पहले a निकालेंगे, a का फॉर्मूला समेशन y बाय n, है ना, क्यों, क्योंकि समेशन x मेरे पास 0 है, तो अगर समेशन x मेरे पास 0 तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मुझे नॉर्मल इक्वेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समेशन y है 84 और n है 6 1 जा 6 4 जा, तो a आ गया है मेरे पास 14। ठीक है, और b क्या होता है, समेशन एक्स वाई अपॉन में समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स वाई है 108 और समेशन एक्स स्क्वायर है 70, तो अगर मैं 108 डिवाइड बाय 70 कर दूंगा तो ये आ रहा है मेरे पास 1.54। तो दैट मीन्स मेरी जो इक्वेशन बनानी होती है वो होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो दैट मीन्स 14 प्लस 1.54x, तो 14 प्लस 1.54x मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपको सबको डेटा दे रखा है, मगर आपको पूरी एक सीरीज दे रखी है, जैसे ईयर वाइज सीरीज दे रखी है, तो ये तो मेरी होगी टाइमलाइन। ठीक है, और ये मुझे प्रॉफिट दे रखा है, तो ये हो गया मेरा मेन वेरिएबल y, जिसके लिए मुझे एनालिसिस करना है। ठीक है, कह रहा फाइंड फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, मतलब आपको हर एक ईयर की जो ट्रेंड वैल्यूज है ना, जो प्रेडिक्शन है वो कंप्यूट करना है बेस्ड अपॉन में दिस डेटा। ठीक है, और फिर उससे कई बार पूछ लेगा कि जैसे 2010 तक का आप बना दोगे, वो पूछेगा कि इसके बेसिस पर बताओ कि 2011 का जो आपके पास डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, है ना, यानी कि जो 2011 की जो प्रेडिक्शन रहेगी, जो ट्रेंड रहेगा वो कितना आएगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को सीरीज तैयार करनी है, सबसे पहले हमारे को सीरीज तैयार करनी है। टी है भाई, सबसे पहले एक्स आएगा, एक्स क्या आता है, टी आई माइनस में ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है, जो सेंट्रल ईयर है। अब यहां पर वही कि अगर ईव ऑड है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ईयर है, तो हमारे को पता है कि जो 2007 वाला होगा वो मेरा ओरिजिन बन जाएगा, है ना, कि 3 उसके ऊपर 3 उसके नीचे, हमें सेंट्रल चाहिए होता है। बट यही अगर इवन होता तो हम लोग क्या करते, इन दोनों का एवरेज लेते, वो वाला केस भी आपको भी करवाता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा ओरिजिन आ जाएगा। तो यानी कि जो एक्स सीरीज बनेगी वो हमारी बनेगी कैसे, टी आई माइनस 2007 से, तो 2004 माइनस 2007, याद रखना टाइम जो ईयर है हमारे पास उसको माइनस करवाना है सेंट्रल से।
सेंटर को टाइम से नहीं, जो पर्टिकुलर ईयर है उसमें से माइनस करवाना है ओरिजिन ईयर। ठीक है, तो 2004 माइनस 2007 -3, ये माइनस में 2, ये माइनस में 1। अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसी तरह से चलेगा, बट आप हर बार चेक करना कि कई बार कॉन्टिन्यूस नहीं भी आता है। 2008 माइनस 2007 1, 2 और ये 3। अब सबसे पहले आप इसका टोटल करके देखोगे, क्योंकि अगर इसका टोटल हमारे पास 0 आ गया फिर तो हमारे लिए काम बहुत आसान है, डायरेक्ट जो भी ए और बी के फॉर्मूले पढ़े वो यूज कर लेंगे। तो ये -3 से +3 गया, -2 से +2 गया, -1 से प्लस गया, तो समेशन एक्स मेरे पास 0 आ गया। तो मैं यहां लिखूंगा वर्किंग में कि एज समेशन एक्स इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ए किसके इक्वल आएगा, समेशन y बाय एन। तो मुझे y का समेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, y का समेशन करना पड़ेगा। तो जरा इसका टोटल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 114 + 130। मैं कहता कि इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी, वो इसी लेवल तक की कैलकुलेशन आएगी, इससे ज्यादा नहीं। 114 + 130 + 126 + 144 + 138 + 156 + 164, तो ये आ गया 972। तो ये आ जाएगा 972 डिवाइडेड बाय 7, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास 7। तो ये आ रही है मेरे पास वैल्यू 138.85। ठीक है, और फिर बी निकाल देंगे। बी का फॉर्मूला क्या है, समेशन XY बाय समेशन x²। तो पहले x इंटू वाई निकालना पड़ेगा हमारे को सीरीज में, तो पहले x इंटू वाई की सीरीज निकालते हैं। तो 114 इंटू में 3, ये हो जाएगा -342, फिर 130 इंटू में 2, ये -260, ये -126, ये 0, ये 138, ये आ गया 312, ये आ गया 492। अब जरा इसका टोटल कर देते हैं, 492 + 312 + 138 -126 -260 -342, तो ये आ रहा है मेरे पास 214। ठीक है, और फिर समेशन x² करना है, तो पहले x² निकालेंगे, 9410,149, और फिर इसका टोटल कर देंगे, 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9, तो ये आ गया 27। तो ये आ रहा है हमारे पास 214/27। तो ये मेरे को कुछ मिल रहा है 7.92। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में तंग कर सकती है, बट काम बड़ा सिंपल है कि आपको ए और बी ढूंढना है बस। ठीक है, बस कैलकुलेशन ध्यान से रखना है ना। एक बार चेक कर लेते, 6 4 10 4 14 और 8 22 और 6 28 और 4 32, 3 और 1 4 3 7 2 9 4 13 3 16 5 21 और 6 27, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ठीक बैठ रहा है, ये 0 आ गया है ना। ये 8 2 10 और 2 12, 3 और 1 4 और 1 5, 9 और 5 14, 3 2 5 4 9, तो 942 ये हो गए, और 6 2 8, और 6 4 10 और 2 12, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, तो 12 में 7 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 9 में 7 गए 2, तो ये भी 214 आ रहे हैं। 9 4 13 और 1 14 और 1 15, 4 19 और 9, अरे यार ये गड़बड़ कर दी हमने, ये 28 आना था भाई, ये 28 आना था, ये हमने कैलकुलेशन शायद प्रेस करना कुछ रह गया होगा। तो 214 डिवाइड बाय 28, तो ये 7.64 आ रहा है यार, ये करेक्शन कर लीजिए आपको, ये 28 था। ठीक है, फिर अब हमारे को ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। ट्रेंड वैल्यू कैसे मिलेगी, y इक्वल टू में YT से डिनोट कर लेंगे, हर एक ईयर की ट्रेंड वैल्यू है ये, है ना, क्योंकि ये y है, ट्रेंड वैल्यू को हम YT से डिनोट करते हैं। a प्लस में bx, a आया है 138.85, b आया है 7.64 और इनटू में x। अब आपको x की वैल्यूज डालती जानी है, ट्रेंड वैल्यूज निकालते जाना है, बड़ा सिंपल सा काम है। तो पहले 138.85 प्लस 7.64, और x की वैल्यू कितनी है पहली, -3, तो कितना आ जाएगा ये 7.64 इंटू 3 करा, ठीक है ना, क्या रहा है 7.64 इंटू 3 करा, प्लस कर दिया 138.85, तो ये आ रही है मेरे पास 115.93। ठीक है, फिर ऐसे ही 138.85 प्लस 7.64 इंटू में -2, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 7.64 ऐड कर सकते हो।
है ना, क्योंकि ये गैप सेम है तो एक 7.64 ऐड कर देंगे, वरना पूरा भी करके देखोगे तो 123.57 आ गया। फिर 138.85 प्लस 7.64 इंटू -1, है ना, तो इसमें हमने करा प्लस 7.64, तो ये आ जाएगा 131.21। फिर 138.85 प्लस 7.64 इंटू 0, ये आ गया 138.85। ठीक है, इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 138.85 प्लस 7.64 इंटू 1, तो वही इसमें हमने 7.64 ऐड कर दिया, 138.85 प्लस 7.64, तो ये आ जाएगा 146.49। ठीक है, फिर 138.85 प्लस 7.64 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 7.64, ये आ गया 154.13। और 138.85 प्लस 7.64 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 7.64 करा, तो ये आ गया 161.77। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, है ना। तो हमारे पास टेबुलेट कर दिया हमने ट्रेंड वैल्यूज। अगर वो कहता है कि ग्राफ भी बनाओ, तो जैसे हमने मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में बनाया था कि एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पर हमारा स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यूज लेनी है, और पहले ये वाली प्लॉट करनी है और जिनको ज्वाइन करना है डार्क लाइन से, फिर ये वाली प्लॉट करनी है और इनको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। अब अगर मान लो उसने पूछ लिया मेरे से कि फाइंड ट्रेंड वैल्यू फॉर ईयर 2012, तो 2012 के लिए भैया पहले एक्स निकलेगा, है ना। एक्स कितना आएगा, टी आई कितना है हमारे पास 2012, और ओरिजिन क्या था 2007, तो ये आ जाएगा 5, तो दैट मीन्स वाई आ जाएगा 138.85 प्लस 7.64 इंटू में 5, है ना। तो मैं ये कर दूंगा इसमें 7.64 इंटू में 5 प्लस 138.85, तो ये आ रहा है मेरे पास 177.05। तो अगर इस तरह से पूछेगा तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास ईयर जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इवन हो जाएंगे तो क्या करना है। ऑड का तो हमने देख लिया, अब इवन का देखते हैं। चल, तो मैं काम करता हूं, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं और इसी में ही हम लोग क्या करेंगे, ये सब हटा देता हूं एक बार। तो उसमें हमारे पास 2-3 चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज करो, हालांकि ऐसे अपने आप बनाना नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन ना आपके पास उसी तरह से हमेशा आता है कि वैल्यूज आपके पास ऐसे बने, बट रैंडमली हम एक बार सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं एक चीज करके दिखाना चाहता हूं कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं। तो सपोज करो कि मेरे पास एक 2011 भी यहां पर ऐड होता और उसके हिसाब से मैं सपोज करो उसकी सेल ले लेता 172, है ना। मैं ऐसे अपनी मर्जी से बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट टी और वाई तो है, हम ओरिजिन ढूंढते। अब ओरिजिन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 ईयर्स है। तो सेंट्रल ईयर कौन से होंगे मेरे, सेंट्रल ईयर मेरे ये दोनों होंगे कि इसके नीचे 3 इसके नीचे 3। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं कि जो ओरिजिन लेते हैं वो इनका एवरेज लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ओरिजिन आएगा वो इनका एवरेज आएगा, इनका मिडल आएगा। तो 2007 प्लस 2008 डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहां हम समझ सकते हैं कि भैया हमारे पास 2007.5 ये हमारे पास क्या है, इसका मिड ईयर हो गया, है ना। जो ओरिजिन हो गया, इस बार हमारे पास क्या रहेगा, एक्स जो रहेगा वो रहेगा टी आई माइनस में 2007.5। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चलेंगी हमारे पास। तो थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो 2004 माइनस में 2007.5, तो ये आ जाएगा -3.5, है ना। ऐसे ये -2.5 आप करके देखना, क्योंकि यहां पर कॉन्टिन्यूस है तो वही 1 के गैप का है यहां पर, तो यहां पर मैं 1 के गैप में ऐड करता रहूंगा। -1.5 हो जाएगा, ये -0.5 हो जाएगा, ये +0.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। और इसमें भी जो बेटा टोटल आएगा आप देखेंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 0 आएगा।
तो समेशन एक्स वाला ये भी क्या है, 0 है। जब भी कॉन्टिन्यूस होगा तो हमेशा समेशन एक्स 0 आएगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, है ना। यहां पर ये ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना था, 972 था, उसमें हम 172 और ऐड कर लेते हैं, तो ये 1144 हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगा, एक्स वाई निकालूंगा, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आसान करने का भी तरीका क्या है कि आप एक क्या करेंगे, इस बार एक्स डैश बना लेंगे, है ना। एक्स डैश क्या क्या बनेगा हमारे पास, एक्स डैश बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स। तो उससे कोई ना हमारे रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये कैलकुलेशन यहां, वरना हमारे को करना तो इनको चाहिए मल्टीप्लाई एक्स और वाई को, और एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। बट आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो जाएगी। कैलकुलेटर होता तो हम लोग वैसे ही करते, बट कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने एक नई एक्स डैश सीरीज बनाई है, जिसमें हमने क्या करा है, एक्स का डबल करा है, ताकि हमारे पास यहां पर नंबर्स क्या है, वो फ्रैक्शन डेसिमल की जगह पर प्रॉपर इंटीजर्स आ जाए। ये इसका डबल -7, ये -5, ये -3, ये -1, ये +1, ये +2, सॉरी +3, ये +5 और ये +7। अभी भी इसका हमारे पास टोटल देखोगे 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, ये कैंसिल आउट, तो ये 0 ही आएगा। तो अगर x 0 आ रहा है तो एक्स डैश भी वैसे 0 आएगा, चाहे आप डबल कर लो, चाहे ट्रिपल कर लो, चाहे हाफ कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई निकाल रहे थे हम लोग, अब एक्स डैश वाई निकालेंगे, है ना। तो 114 इंटू में 7, ये -798, फिर 130 इंटू में 5, ये -650, फिर 126 इंटू में 3, ये -378, ये -144, ये 138, 156 इंटू 3 468, 164 इंटू में 5, ये आ जाएगा 820, और 172 इंटू में 7, ये आ जाएगा 1204। तो कैलकुलेशन हमें इस तरह से करनी है, ठीक है। बाकी सारा काम सेम रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1204 प्लस 820 प्लस 468 प्लस 138 -144 -378 -650 -798, तो ये आ गया 660। फिर अब मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स डैश का स्क्वायर करूंगा, है ना। ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1 1 9 25 और 49। तो 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49, ये आ गया 168। अब वही कि एज समेशन एक्स डैश इक्वल टू 0, अब समेशन एक्स डैश के हिसाब से निकालेंगे, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन वाई बाय एन। तो ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समेशन वाई कितना है 1144, है ना, और एन कितना हो गया इस बार 8 हो गया हमारे पास, 1144 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 143। और फिर बी जो बनेगा इस बार वो समेशन एक्स डैश वाई अपॉन में समेशन एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस जहां जहां एक्स आना था वहां पर अब एक्स डैश आता जाएगा, वहां पर अब एक्स डैश आता जाएगा, ठीक है। तो एक्स डैश वाई कितना हो गया 660 डिवाइडेड बाय एक्स डैश का स्क्वायर कितना आ गया 168। तो 660 डिवाइडेड बाय 168, ये मेरे पास आ जाएगा 3.92। तो अब मैं ट्रेंड वैल्यू ऐसे निकालूंगा कि y2 इक्वल टू में a प्लस बी एक्स डैश से निकालूंगा। तो 143 प्लस में 3.92 इंटू में एक्स डैश, तो पहला एक्स डैश कितना है मेरे पास -7, तो 143 प्लस 3.92 इंटू में -7, ठीक है ना। तो 3.92 इंटू 7 प्लस 143, यह आ जाएगा 115.56। फिर ऐसे ही 143 प्लस 3.92 इंटू में -5, है ना। आप ऐसे वैल्यू निकालते जाएंगे सारी। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा मैंने आपके लिए छोड़ा है कि यहां पर तभी क्लास ताकि ज्यादा एक्सटेंड ना हो, तो हम तो कैलकुलेटर ही यूज करेंगे, बट ये आपको एग्जाम में तो खुद करना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप घर पे प्रैक्टिस करें। तो आपको अब ये क्लियर हो गया कि अगर ऑड है फिर तो सिंपल ही चलना है, बट इवन है तो भी आप सिंपल चल सकते हो। बट अगर आप इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, एग्जाम में नहीं करना चाहते इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो आप ये एक्स डैश वाला तरीका भी अपना सकते हो। बट फिर सब कुछ बेटा एक्स डैश के हिसाब से चलेगा, एक्स के हिसाब से नहीं चलेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो ए और बी निकालने में, ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में एक्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स डैश से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, कह रहे कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा
एंड ऑल्सो टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो ये मेरे पास ओरिजिन हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे। ये टाइमलाइन हो गई, ये वाई हो गई, ठीक है। इसमें बस मैं आपको ए और बी की वैल्यू निकाल के दे देता हूं, इक्वेशन बना देता हूं, है ना। बाकी फिर ट्रेंड वैल्यूज आप खुद निकालेंगे, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो पहले x निकाल लेते हैं। तो ti माइनस में 2000 कर देंगे, 196 माइनस 2000 माइनस 4, कॉन्टिन्यूस है तो मैं ऐसे चल सकता हूं, -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 एंड 4। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तभी आप ऐसे चलेंगे, वरना आपको इंडिविजुअली सब निकालना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसमें क्या, पहले xy, तो 4 इंटू -4 -16। देखो किस्मत ज्यादा अच्छी तो भी इस तरह से डेटा आ जाएगा, तो कैलकुलेशन आपके लिए और आसान हो जाएगी। यह जगह -14 -8 0 11 13 दूनी 26 3 चौक 12 14 3 42 17 चौक 68, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 1, ये 0 1 4 और 9 और 16, है ना। टोटल लिखते हैं, -4 से +4 गया, -3 से +3 गया, -2 से +2 गया, -1 से +1 गया, तो ये 0 आ गया। फिर समेशन y देख लेते हैं, 4 + 7 + 7 + 8 + 9 + 11 + 13 + 14 + 17, ये आ गया मेरे पास 90, ठीक है। तो एज समेशन x इज इक्वल टू 0, तो a कितना आ जाएगा, समेशन y बाय n। समेशन y कितना है 90, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो a आ गया अपने पास 10। तो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी होगी। फिर b के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर। तो पहले समेशन xy का टोटल मैं यहां लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 68 + 42 + 26 + 11 -8 -14 -21 -16, तो ये आ गया मेरे पास 88, और इसका टोटल यहां लिख देते हैं, 16 + 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9 + 16, तो ये आ रहा है 60, 20 और ये 30, हाँ 30 का डबल 60, तो ये हो जाएगा बेटा 88/60, और ये आ जाएगा 88/60 समथिंग 1.46। तो YT आ जाएगा हमारे पास A + BX, यानी कि 10 प्लस में 1.46 इंटू एक्स। तो ये अब डायरेक्ट है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 1, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन 2। फिर इसमें बेटा हमारे को एक केस और पढ़ना है कि अगर मेरे पास ईयर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि अगर ईयर कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे तो कभी भी समेशन x 0 नहीं आएगा, तो हमारे को नॉर्मल इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक वो वाला केस देख लेते हैं। ये टाइम है, ये हमारे पास y है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, तो 2014 हमारा बन गया ओरिजिन। सबसे पहले x निकलेगा, ti माइनस में 2014, 2010 माइनस 2014 -4, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, 16 में से 14 गए 2, 19 में से 14 गए, हमारे पास कितना आ गया 5, 10 में -4 -2, है ना। तो अब इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो -4 -2 -1, 4 2 6 और 1 7, ये -7 हो गया, और 5 2 7 और 1 8 +8 हो गया, तो यानी कि ये मेरे पास 1 आ गया। अब समेशन x हमारे पास 0 नहीं आया है, तो वो जो मैं फॉर्मूला ए और बी का यूज कर रहा था वो नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे नॉर्मल इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए भी चाहिए तो सब कुछ चाहिए, पहले समेशन y चाहिए मेरे को, उसमें 65 + 68 + 70 + 72 + 75 + 67 + 73, तो ये आ जाएगा 490। फिर वही पहले एक्स वाई करूंगा, 65 × 4, तो ये -260, 68 × 2, ये बेटा बोर्ड में आया हुआ देखो 2 बार सेम क्वेश्चन, -136 -70 0, ये 75, 67 × 2, ये 134, और 73 × में 5, ये आ गया 365। अब जरा इसका टोटल कर लेते हैं, 365 + 134 + 75
माइनस में 70, माइनस में 136, माइनस में 260, तो ये आ रहा है 108। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो 16, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 25, तो ये आ गया है बेटा मेरे पास 51। अब मुझे ए और बी निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास जो आप लिखोगे यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, पहली नॉर्मल इक्वेशंस क्या थी मेरे पास, अगर आपको याद है तो ये देखो, इसलिए आपको नॉर्मल इक्वेशन भी याद करनी है कि समेशन y इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स। समेशन y इज इक्वल टू में ए एन प्लस बी समेशन एक्स, तो यहां से a मिलेगा। समेशन y कितना आया है 490, a नहीं पता, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, b नहीं पता और समेशन x कितना है 1। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई क्या, 7a प्लस बी इज इक्वल टू 490, है ना, एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। या ना इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं आराम से समझाते हुए। तो पहले मैंने लिखा यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, पहली क्या हमारे नॉर्मल इक्वेशन यूज करी कि समेशन y बराबर है ए एन प्लस बी समेशन एक्स के, और दूसरी क्या है हमारे पास कि जो समेशन एक्स वाई है वो a समेशन x प्लस में b समेशन एक्स स्क्वायर के है। यही है हमारे पास दूसरी वाली भी, चेक कर लो आप, समेशन एक्स वाई इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज डालते हैं इसमें, समेशन y कितना आया है 490, n 7 है तो 7 ही हो गया, b नहीं पता, समेशन x आया 1, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई कि 7a प्लस बी इज इक्वल टू 490। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। समेशन एक्स वाई कितना निकाला था मैंने, वो 108 निकाला है, इज इक्वल टू a समेशन x कितना है मेरे पास 1, b समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 51, तो ये बन गया a प्लस 51 b इज इक्वल टू में 108। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन लगा दो। तो एलिमिनेशन के लिए मैंने क्या करा, इसको इंटू 7 कर दिया, तो ये बना 7a प्लस बी इज इक्वल टू 490, ये बन जाएगा 7a प्लस में 51 इंटू 7 हो गया 357b इक्वल टू में 108 इंटू 7 हो गया 756। मैंने एलिमिनेशन लगाया इसमें बेटा, ये कैंसिल आउट, ये माइनस 356 भी बन गया और 490 माइनस 756, ये माइनस में 266 बन गया। तो b की वैल्यू आ जाएगा। देखो एग्जाम में यार ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको तंग जरूर कर सकती है, बट बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, करनी तो पड़ेगी। तो यानी कि मेरे पास b आ गया है 0.74। ठीक है, अब इसको उठा के मैं पुट कर रहा हूं किसमें, फर्स्ट में, तो a प्लस 51 इंटू 0.74, ये इक्वल आ जाएगा 108 के, तो 51 इंटू में 0.74, तो a इक्वल आ गया 108 माइनस 37.74, तो a आ रहा है 70.26। तो ये मेरे पास a और b आ गया है। ठीक है, अब यहां से मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी कि y t इज इक्वल टू में a प्लस बी एक्स, a कितना आया मेरे पास a कितना आया 70.26 प्लस b कितना आया था 0.74, तो 0.74x। तो पहली ट्रेंड वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास कि y t इज इक्वल टू में 70.26 प्लस 0.74 इंटू में -4। फिर नेक्स्ट क्या बनेगी 70.26 प्लस 0.74 इंटू में -2। फिर y t क्या बनेगी नेक्स्ट 70.26 प्लस 0.74 इंटू -1। फिर बनेगी 70.26 प्लस 0.74 इंटू में 0। फिर बनेगी 70.26
प्लस 0.74 और इंटू में 1, फिर 70.26 प्लस 0.74 इंटू में 2, है ना, और ये लास्ट बन जाएगी 70.26 प्लस 0.74 इंटू में 5। अब हमारे को इसको कैलकुलेट करना है, काम खत्म, इजी है। तो 0.74 इंटू में 4 करा पहले और प्लस 70.26 कर दिया, तो ये आ गया 67.3। उसमें 0.74 दो बारी कर दिया मैंने, तो ये आ गया 68.8 प्लस 0.74 69.52 प्लस 0.74 ये 70.26 प्लस 0.74 ये आ जाएगा 71 प्लस 0.74 ये आ जाएगा 71.74, है ना। इसके लिए करके देख लेते हैं, 0.74 इंटू 5 प्लस 70.26, तो ये आ जाएगा 73.96। अब इसी में ग्राफ बनाने के बोले तो भी आप आराम से कर सकते हो। इसमें अगर आपको बोले कि फाइंड ट्रेंड वैल्यू फॉर सपोज करो 2020, तो उसके लिए x 6 हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। सो विद दिस बेटा हमारा आज का वन शॉट जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप सबने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया हो और प्रैक्टिस भी कर ली हो। अब बेटा विश्वास बैच पे तो हम लोग नए चैप्टर जो मिलेंगे हमारे पास वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, बट रिवीजन सेशन में भी हम लोग मिलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लगे रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे सभी बच्चों को, बाय बाय।